Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of biopharmaceutics and pharmacokinetics or biopharmaceutical consideration we are discussing, and in biopharmaceutical consideration we are discussing the GI physiology and physiological or physiology of gastrointestinal tract, which affects the drug absorption. Now what is gastrointestinal tract? The gastrointestinal tract is a muscular tube approximately 6 मीटर in length with varying diameter. इसका diameter जो है वो vary करता है. It stretches from mouth to the anus and consists of 4 anatomical areas. और जो इसकी जो लेंथ है वो माउथ से लेके एनस तक होती है, और जो इसमें है 4 मेन एनाटॉमिकल एरियाज होते हैं: द इसोफेगस, the stomach, the small intestine and the large intestine, or which is also called colon. तो 4 पार्ट हैं इसके मेन एनाटॉमिकली: esophagus, stomach, small intestine and large intestine. The luminal surface of the tube is not smooth but very rough, thereby increasing the surface area for absorption. Another important property इसकी क्या है कि इसकी जो ट्यूब है अंदर से, जो ल्यूमिन है इसकी, वो स्मूथ नहीं है, वेरी रफ है. जो वो वेरी रफ इसलिए कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. The wall of the gastrointestinal tract is essentially similar in structure along its length, consisting of 4 principal histological layers. और इसकी जो gastrointestinal tract की जो walls हैं उसमें 4 मेन लेयर्स होती हैं अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें, जो कि मेंशन है फिगर 19.3 में. इफ़ वी सी द फिगर 19.3, सो वी विल सी द आउटर लेयर सीरोसा, द इनर लेयर मस्कुलरिस म्यूकोसा, आउटर लेयर सीरोसा, फिर है मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर जो है उसके बाद सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. तो इनर लेयर म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड देन सीरोसा. Muscularis mucosa further divided into longitudinal muscles and circular muscles. ये जो थर्ड लेयर है, अगर हम यहाँ से ल्यूमिन से देखें तो म्यूकोसा इज़ द फर्स्ट लेयर, सब म्यूकोसा इज़ द सेकेंड लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा इज़ द थर्ड लेयर एंड सीरोसा इज़ द आउटर लेयर. और अगर हम आउटर साइड से देखें तो सीरोसा इज़ द फर्स्ट लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा इज़ द सेकेंड लेयर, सब म्यूकोसा इज़ द थर्ड लेयर एंड म्यूकोसा इज़ द मोस्ट इनर लेयर. तो इस तरह से जो है ये 4 लेयर मौजूद है. सीरोसा जो आउटर लेयर है, द सीरोसा विच इज़ एन आउटर लेयर ऑफ द एपिथेलियम विद सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज़. ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है जो कि शेप देती है टिश्यू को, विच आर कंटिन्यूस विद द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम कैविटी जो है उसमें मुसलसल ये मौजूद होते हैं. उसके बाद है द मस्कुलरिस एक्सटर्ना और द मस्कुलरिस म्यूकोसा विच कंटेन्स 3 layer of smooth muscles tissues, thinner layer outer layer and the longitudinal in orientation, and the 2 inner layer which fibers are oriented in the circular pattern. इसी वजह से हमने इसको कहा कि longitudinal है और circular है, यानी muscularis mucosa. अच्छा, contraction of these muscles provide forces for the movement of gastrointestinal content of the physical breakdown of the food. इसके जो मस्कुलरिस म्यूकोसा के जो मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो 2 काम करते हैं. एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं जो भी फूड आइटम है, और उसके अलावा जो भी फूड आइटम है उसका फिजिकल ब्रेकडाउन भी करते हैं, मीन्स उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं. उसके बाद है द नेक्स्ट लेयर इज़ द म्यूकोसा विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कंटेनिंग सम सिक्रेटरी टिश्यूज़ विच इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स. इसमें सिक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं, यानी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं एंजाइम्स की, एसिड्स की, और ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं. ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड नोन एज सबम्यूकोसल प्लेक्सेस इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस लेयर. द म्यूकोसा जो कि सबसे इनर साइड है, विच इज़ एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, यानी म्यूकोसा फर्दर डिवाइड होती है 3 लेयर में. The muscularis mucosa which can alter the conformation of the mucosa, a layer of the connective tissue known as lamina propria and the epithelium. यानी इसकी जो 3 लेयर होती है वो होती है epithelium, lamina propria and the inner layer which is called muscularis mucosa.
जो कि कनेक्शन का कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी टिश्यूज़ को कनेक्ट करके रखती है, यानी सपोर्ट करके रखती है। इस म्यूकोसा को हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, बिकॉज इफ़ म्यूकोसा लेयर इज़ डैमेज तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये अब अल्सरेशन शुरू हो गई है। द मेजॉरिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम इज़ कवर्ड बाय लेयर ऑफ और layers of mucus and this is a viscoelastic translucent aqueous gel। और जो मेजॉरिटी ऑफ एपिथेलियल लेयर है वो म्यूकस से ढकी हुई होती है। ये एक ट्रांसल्यूसेंट एक्वस जेल होता है, सिक्रेटेड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड ए मैकेनिकल बैरियर। दिस थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि म्यूकस जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर ये लेयर डैमेज होती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि इसकी वजह से फिर जो है वो इनर लेयर डैमेज होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी और वो अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। म्यूकस इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिक्स ऑफ मैनी सिक्रीशंस एंड एक्सफोलिएटिव एपिथेलियल सेल्स। म्यूकस क्या है? एक्सफोलिएटिव एपिथेलियल सेल्स है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। इट हैज़ ए लार्ज वाटर कंपोनेंट अराउंड 95%, यानी म्यूकस में 95% के करीब वाटर मौजूद होता है। इट्स अदर प्राइमरी कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज आर लार्ज ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स है, मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कॉल्ड म्यूकिन्स। इसमें म्यूकिन भी मौजूद होता है जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है। म्यूकिन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन backbone approximately 800 amino acid long and oligosaccharide chain that are typically up to 18 residues in length, यानी 18 monosaccharides इसमें मौजूद होते हैं इस oligosaccharides में। The mucus layer ranges in thickness from 5 micrometer to 500 micrometer along the length of gastrointestinal tract with average values of approximately 80 micrometer। तो इसकी जो थिकनेस होती है मिनिमम 5 माइक्रोमीटर, मैक्सिमम 500 माइक्रोमीटर एंड एवरेज इन और अलोंग द लेंथ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द एवरेज थिकनेस इज 80 माइक्रोमीटर। म्यूकस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द लिमिनल सरफेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू एब्रेजन एंड एसिड एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। लीवर जो म्यूकस है मुसलसल जो है वहाँ से रिमूव हो रहा होता है लिमिनल सरफेस से। वाई? बिकॉज ऑफ एब्रेजन। वो एब्रेजन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एसिडिक एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द फूड कॉन्टेंट अवेलेबल देयर, बट इट इज़ कंटिन्यूअली रिप्लेस फ्रॉम द बीनीथ, और उसके नीचे जो लेयर होती है वो उससे मुसलसल रिप्लेस भी हो रही होती है। द टर्न ओवर टाइम हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 4 to 5 hours, बट हैज़ this may well be underestimate and is liable to vary along with the length of the tract। और हर 4 से 5 घंटे के बाद म्यूकस लेयर जो होती है वो डैमेज होके नई से रिप्लेस हो जाती है, बट ये टाइम जो होता है वो वेरी करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द डिफरेंट लेयर्स and the role of mucus and the protective role of mucus. Now the detail about the esophagus. The mouth is the point of entry for most drugs, so called the per oral via the mouth administration। इसी वजह से हम ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन जो ओरली करते हैं हम उसको पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं या PO एडमिनिस्ट्रेशन। At this point, contact with oral mucosa is usually brief, यानी बहुत थोड़ी देर के लिए ड्रग जो होती है वो माउथ में ओरल म्यूकोसा से कांटेक्ट में आती है। लिंकिंग द ओरल कैविटी टू द स्टमक इज़ द ईसोफेगस, और ओरल कैविटी को जो स्टमक से जोड़ता है उनके दरमियान ईसोफेगस आता है, यानी ओरल कैविटी फिर बीच में ईसोफेगस एंड देन स्टमक। Esophagus is composed of thick muscular layer approximately 250 millimeter long and 20 millimeter in diameter. It is anatomical structure कि इसका स्ट्रक्चर 250 मिलीमीटर लॉन्ग होता है अप्रॉक्सीमेटली और 20 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है।
It joins the stomach at the gastroesophageal junction or cardiac orifice as it is sometimes known. यानी इसका जो जॉइंट होता है स्टमक के साथ उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन भी कहा जाता है, या वहाँ पे जो होल होता है उसको कार्डिक ओरिफिस भी कहा जाता है. कार्डिक ओरिफिस इसलिए कहते हैं दैट पार्ट इज नियर टू हार्ट. द ईसोफेगस अपार्ट फ्रॉम द लोएस्ट 20 millimeter which is similar to the gastric mucosa contains a well differentiated aqueous squamous epithelium and non-proliferative cells जो आसानी से proliferate नहीं करते. Epithelial cell function is mainly protective. यहाँ पे जो epithelial cells जो है उनका function क्या है कि they are protective in nature. अच्छा, salivary gland in the mouth secrete mucins into the narrow lumen to lubricate food and protect the lower part of the esophagus from the gastric acid. Salivary gland जो saliva release करते हैं वो फूड को भी लुब्रिकेट करते हैं और ईसोफेगस को भी लुब्रिकेट करते हैं, और इस सलाइवा की वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड का जो एसिड रिफ्लक्स की वजह से ईसोफेगस में आता है तो वो जो ईसोफेगस की जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज नहीं करता, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. द pH of the esophagus lumen is usually in between 5 and 6. 5 से 6 के दरमियान pH रहता है. Materials are moved down the esophagus by the act of swallowing. After swallowing क्या होगा? A single peristaltic wave of contraction and its amplitude linked to the size of the material being swallowed passes down the length of esophagus at a rate of 20 millimeter per second to a 60 millimeter per second, sweeping up its progress. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो फूड आइटम है वो पेरिस्टल्सिस के ज़रिए माउथ से ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक चला जाता है. लेकिन ये कितनी तेज़ जाता है ये डिपेंड करता है हमने हमारा फूड का साइज़ क्या था और कितना ज़्यादा फोर्सली हमने उसको सॉलो किया है, तो वो उतनी ही रफ्तार से फिर या वेलोसिटी से मूव करता हुआ वो फिर मूव करता हुआ स्पीडिंग अप होता हुआ प्रोग्रेस करता हुआ ईसोफेगस से निकल जाता है, जिसकी मिनिमम स्पीड 20 मिलीमीटर पर सेकेंड से लेके 60 मीटर पर सेकेंड तक होती है. व्हेन swallowing is repeatedly in quick succession, the subsequent swallows interrupts in the initial peristaltic wave and only the final wave proceed down the length of the esophagus to the gastrointestinal junction, carrying the matter within the lumen with it. यही वजह होती है कि अगर हम बहुत तेज़ी से खाना खाएं तो जो हम कहते हैं ठसका लग गया, उसकी वजह ये होती है कि एक पेरिस्टल्टिक अभी कंप्लीट नहीं हुई होती है, उसने अभी फूड पहुंचाया नहीं होता है, और आप दोबारा एकदम लुकमा लिया, आपने फूड को जो है लिया और उसको स्वॉलो करने की कोशिश की, तो वो पेरिस्टल्टिक बीच में ही फूड को रोक देगी और अगली पेरिस्टल्टिक जो है वो फूड को आगे लेकर जाएगी, और जिसकी वजह से फूड जो होगा वहाँ पे रुक सकता है और वो वहाँ पे जंक्शन पर स्टॉप कर सकता है. तो दैट इज़ वाई वंस यू आर swallowed completely the first bite, then take the second bite. Secondary peristaltic wave occur involuntary in response to any distension of esophagus and serve to move sticky lump of the material or reflux material to the stomach. और अगर हम सेकंड जो है वो फूड की बाइट नहीं ले रहे तो फिर इनवॉलेंटरीली एक और पेरिस्टल्टिक वेव डेवलप होगी और वो ईसोफेगस में जो भी फूड आइटम मौजूद था जो वहाँ पे स्टिक हो गया था जब या जो लंप बना रहा था उसको वो स्टमक की तरफ लेकर जाएगी. इन द अपराइट पोजीशन, यानी जब हम खड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं, द ट्रांजिट ऑफ मटेरियल थ्रू द ईसोफेगस इज असिस्टेड बाय द ग्रेविटी. तो उस वक्त जो है वो फूड आइटम स्टमक से में ईसोफेगस से स्टमक में ग्रेविटी की वजह से भी जा रहा होता है. द ईसोफेगस ट्रांजिट ऑफ डोजेज फॉर्म इज एक्सट्रीमली रैपिड. ईसोफेगस से जो डोजेज फॉर्म का ट्रांजिट होता है वो एक्सट्रीमली रैपिड है, यूजुअली द ऑर्डर ऑफ 10 to 14 सेकेंड. आमतौर पे 10 से 14 सेकेंड में फूड आइटम जो है वो चला जाता है स्टमक. नाउ दिस इज अबाउट द ईसोफेगस. Now we are moving towards the stomach. In the stomach, the next part of the gastrointestinal tract
to be encountered by the food and the pharmaceutical is the stomach. अब चाहे फूड ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल यानी ड्रग ले रहे हैं, उसको फिर इसोफेगस से गुजरने के बाद वो आएगा स्टमक में। द टू मेजर फंक्शन ऑफ द स्टमक्स आर, दो मेजर फंक्शन है स्टमक के। नंबर 1, to act as a temporary reservoir for the ingested food and to deliver it to the duodenum at a controlled rate। पहला ये है कि फूड आइटम जो लिया है उसको टेम्प्रेरी तौर पर वहाँ पे स्टमक में रिजर्व करके रखेगा और एक सर्टेन रेट से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फूड आइटम को duodenum में ट्रांसफ़र करेगा। इसके अलावा सेकेंड फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द इंजेस्टेड सॉलिड टू ए यूनिफॉर्म क्रीमी कंसिस्टेंसी नोन एज काइम। जो फूड आइटम लिया है, सॉलिड आइटम, उसको ब्रेक डाउन करे और उसको एक क्रीम लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करे जो कहलाता है काइम, और ये बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। और ये काइम में कैसे कन्वर्ट होगा? एसिड और एंजाइम्स के जरिए। दिस एनेबल्स बेटर कॉन्टैक्ट ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। और जब ये काइम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये फूड आइटम इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आएगा और उससे एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करना आसान हो जाएगा। अनदर परहैप्स लेस ऑब्वियस फंक्शन ऑफ द स्टमक इज़ इट्स प्रोटेक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉक्शियस एजेंट रीचिंग द इंटेस्टाइन। वो कैसे? कि यहाँ के एसिड और एंजाइम उस नॉक्शियस सब्सटेंस को या तो डिज़ोल्व कर देंगे या फिर क्या होगा कि रिफ्लक्स मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे जिसकी वजह से वोमिटिंग डेवलप होगी, और उसके बाद जो होगा वो जो फूड आइटम जो नुकसानदेह था, हमारे लिए पॉइजनस था, नॉक्शियस था, वोमिटिंग के ज़रिए वो बाहर निकल जाएगा। द स्टमक इज़ द मोस्ट dilated part of the gastrointestinal tract and is situated between the lower end of the esophagus and the small intestine। तो ये जो है वो मोस्ट डायलेटेड पार्ट है GI ट्रैक्ट का, सिचुएटेड का है लोअर एंड ऑफ द esophagus and the small intestine। Its opening to the duodenum is controlled by pyloric sphincter। और इसकी जो स्टमक की जो ओपनिंग है duodenum में वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से होती है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर इज ए कंट्रोल्ड स्फिंक्टर और ए डोर। द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एनाटॉमिकल रीजन एज मेंशन इन फिगर 19.4। वो 4 एनाटॉमिकल रीजन्स क्या हैं? दैट इज फंडस, बॉडी, ग्रेटर कर्वेचर एंड पाइलोरस। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक, दिस इज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, दिस इज एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफिगस एंड देन फिर ये स्टमक। स्टमक में ये क्या है? फंडस, ये बॉडी, दिस इज ग्रेटर कर्वेचर पार्ट, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड देन डेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर एरिया। अच्छा, ये पार्ट किस क्या है इसके? द फंडस, द बॉडी, द एंट्रम एंड द पाइलोरस, यानी ये इसके 4 पार्ट हैं: फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। ठीक है। नाउ द स्टमक हैज़ कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर। ऑल्दो अंडर द फास्टिंग कंडीशन इट इज यूजुअली कंटेन्स no more than 50 ml of fluid which is mostly gastric secretion। जब फास्टिंग स्टेट यानी एम्प्टी स्टमक होता है, इसकी जो कैपेसिटी है आमतौर पे एवरेजली वो 1.5 लीटर है, लेकिन जो जब एम्प्टी स्टमक होता है यानी फास्टिंग कंडीशन में, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 50 ml फ्लूइड होता है जो कि गैस्ट्रिक फ्लूइड या गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है। एंड दीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्लूड, इसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या होगा? what it is biochemically. Hydrochloric acid HCl secreted by the parietal cells which maintains the pH of the stomach between 1 to 3.5 in fasted state। यानी empty stomach में जो pH होता है वो 1 से लेके 3.5 तक होता है
इट इज़ बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl फ्रॉम द पैराइटल सेल्स। इसके अलावा द हार्मोन गैस्ट्रिन, ये भी स्टमक की वॉल से सिक्रीट होता है। ये क्या करेगा? इट इज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड पेप्सिनोजेन। तो ये क्या करेगा कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन करेगा और पेप्सिनोजेन को रिलीज़ करेगा एंड रिलीज बाय द G सेल्स इन द स्टमक। जो ये जो गैस्ट्रिन है दैट इज़ रिलीज बाय G सेल्स ऑफ द स्टमक्स। The release of gastrin is stimulated by the peptide amino acids and distension of the stomach caused by gastric motility। अच्छा, जो गैस्ट्रिन है वो रिलीज़ होता है कब? जब स्टमक में अमाइनो एसिड्स आते हैं और स्टमक जब डिस्टेंडेड होता है, यानी जब उसमें फूड आएगा, जब वो डिस्टेंड होगा तो वो एक सिग्नल भेजेंगे जिसकी वजह से G सेल स्टिमुलेट होंगे और वो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करेंगे, और गैस्ट्रिन जो होगा गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिनोजेन को रिलीज़ करेगा। पेप्सिन की अगर हम बात करें, विच आर सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक इन द फॉर्म ऑफ प्रीकर्सर पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इज ए प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन, यानी पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन इज प्रीकर्सर। पेप्सिन आर पेप्टिडेज एंजाइम्स, ठीक है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है पेप्टिडेज विच ब्रेक डाउन प्रोटीन्स टू द पेप्टाइड एट लो pH, लेकिन ज़रूरी है कि pH लो होना चाहिए। अबव pH 5 पेप्सिन इज़ डीनेचर्ड, यानी वो डैमेज हो जाता है। अगर pH 5 या उससे ऊपर चला जाएगा तो पेप्सिन जो होगा डीनेचर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा, और वो फिर वो काम नहीं करेगा, यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पे काम नहीं करेगा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन नहीं करेगा स्टमक में, जो कि उसको करना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्रिक फ्लूइड में म्यूकस होता है which is secreted by the surface of the mucosal cells and line the gastric mucosa। mucosal cells से जो है ये रिलीज़ होता है और लाइंस करता है, यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर होता है। इन द स्टमक द म्यूकस प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम द ऑटो डाइजेशन बाय द पेप्सिन एंड एसिड कॉम्बिनेशन, क्योंकि पेप्सिन इज़ ए प्रोटीन एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तो क्योंकि गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन भी प्रोटीन होती हैं तो इसको पेप्सिन से प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा एसिड भी जो एपिथेलियल सेल्स हैं गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन के, उसको जो है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है इरिटेशन के ज़रिए, इस वजह से उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी म्यूकस करता है। तो ये जो है वो सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में, गैस्ट्रिक फ्लूइड। वेरी लिटिल ड्रग एब्जॉर्प्शन अकर in the stomach owing to its small surface area compared to the small intestine। क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम होता है स्टमक में, इस वजह से वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है और बहुत कम ड्रग्स ऐसी हैं जो कि स्टमक से एब्जॉर्ब होती है। द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टी, यानी किस रफ्तार से स्टमक का मटेरियल एम्प्टी हो रहा है, कैन बी ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑन द ऑनसेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द मेजर एब्जॉर्प्टिव साइट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये हमने जैसे अभी बात की कि ड्रग की बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है स्टमक से बिकॉज ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया, तो फिर ज़्यादा सरफेस एरिया कहाँ होता है? ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ड्यूडेनम में, विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्टमक से जो मटेरियल है वो इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर से गुजर के आए, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर फ़ौरन ओपन नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल को जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा होता है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट जितना स्लो होगा उतनी ही स्लोली फूड मटेरियल और ड्रग सब्सटेंस स्टमक से इंटेस्टाइन में आएंगे, उतना ही डिले होकर, जितना डिले होकर आएंगे तो फिर वो एब्जॉर्प्शन भी जब वो डिले होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी देर से होगी, डिलेड होगी, तो उस वजह से ड्रग का ऑनसेट भी डिलेड हो जाएगा। और जितना जल्दी आ जाएंगे उतना जो है वो, यानी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अगर फास्ट होगा तो उतना जल्दी ड्रग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी तो उतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब उतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर उसका जो ऑनसेट भी जो होगा वो उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का फ़र्क पड़ता है। नाउ स्मॉल intestine. Small intestine is the longest 4 to 5 meter
and the most convoluted part of the gastrointestinal tract and extending from pyloric sphincter of the stomach to the ileocecal junction. और ये स्टमक से के बाद से लेके जहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन है यानी कोलॉन स्टार्ट होती है वहाँ तक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है, जिसमें ड्यूडेनम और इलियम शामिल है. व्हाट इट जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन, वेयर इट जॉइंस द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इलियोसिकल जंक्शन पर ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलॉन के साथ ज्वाइंट हो जाती है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलीमीटर टू 30 मिलीमीटर इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर है वो 25 मिलीमीटर से लेके 30 मिलीमीटर तक होता है. इट्स मेन फंक्शंस आर, इसकी क्या फंक्शन है? नंबर 1 डाइजेशन, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक डाइजेशन विच बिगेन इन द स्टमक इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वो डाइजेशन का प्रोसेस एंजाइम के ज़रिए जो स्टमक में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके अलावा सेकंड फंक्शन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द रीजन वेयर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब, यानी यहाँ से मोस्ट मटेरियल जो है वो फूड हो, ड्रग हो, वो एब्जॉर्ब होती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द ड्यूडेनम विच इज़ 200 मिलीमीटर टू 300 millimeter in length and the jejunum which is approximately 2 meter in length and the last part ileum which is approximately 3 meter in length. तो 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, jejunum and ileum. The wall of the small intestine has a rich network of both blood and sympathetic or lymphatic vessels. तो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स. द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्कुलेशन इन द लार्जेस्ट सिस्टमिक रीजनल वैस्कुलेचर एंड नियरली 1/3 ऑफ द कार्डिक आउटपुट फ्लोज थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वेसरा. और तकरीबन जो कार्डिक आउटपुट होता है उसका 33% जो ब्लड जो होता है वो इसी रीजन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के गुजर रहा होता है. और गुजरने की वजह ये है कि इस रीजन से जो भी सब्सटेंस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है उसको एब्जॉर्ब कराना होता है और ब्लड में लेकर आना होता है. द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वाया ब्रांच्ड आर्टेरियोल. ठीक है, तो जो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है? मेसेंट्रिक आर्टरी से. द ब्लड्स leaving the small intestine flow into the hepatic portal vein which carries it via the liver to the systemic circulation. और फिर जब ये लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ये मेसेंट्रिक आर्टरी से ब्लड आएगा, फिर यहाँ पे जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगा, फिर वो एंड होगा हेपेटिक पोर्टल वेन में. और हेपेटिक पोर्टल वेन जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ होगा उसको कैरी करके लिवर तक लाएगी और लिवर से गुजरने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा. ड्रग्स दैट आर मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर आर डिग्रेडेड बिफोर दे रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ड्रग्स जो है वो लिवर से गुजरने के दौरान डिग्रेड हो जाएं बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड दिस इज टर्म्ड एज हेपेटिक प्री सिस्टमिक क्लियरेंस और द फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि इसको हम अगर वो मेटाबॉलिज्म जो है उसको हम हेपेटिक प्री सिस्टमिक क्लियरेंस भी कहते हैं और फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. नाउ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कंटेन लैक्टील्स यानी लिम्फेटिक चैनल्स विच कंटेन्स लिम्फ and are part of the lymphatic system. The lymphatic system is important in the absorption of the fats from the gastrointestinal tract. यानी जो फैट्स जो एब्जॉर्ब होती है वो लिम्फेटिक चैनल्स के, लिम्फेटिक वेसल्स के या लिम्फ के जरिए होती है. In the ileum there are areas of aggregated lymphoid tissues close to the epithelial surface which are known as Peyer's patches, named after 17th century Swiss एनाटॉमिस्ट जोहान पेयर. यानी जोहान पेरियर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसी वजह से उसी के नाम पर ये
पियर्स पैचेस कहा जाता है कि ये जो फैट्स के एब्जॉर्बिंग पैचेस होते हैं। दीज सेल्स प्ले ए की रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स and as the transporter of macromolecules and are involved in antigen uptake, और इसका इम्यूनिटी से भी, इम्यून रिस्पॉन्स से भी ताल्लुक है। The surface area of the small intestine is increased enormously by approximately 600 times that of simple cylinder, approximately 200 meter square in adults, by several adaptation which makes the small intestine such a good absorption sites। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 600 टाइम्स ऑफ द सिंपल सिलेंडर, 200 मीटर स्क्वायर बाय सेवरल मीटर स्क्वायर इन द एडल्ट, और जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि दिस इज़ कॉल्ड गुड एब्जॉर्प्शन साइट। यहाँ पे हम इसको जो है वो अपने इस लेक्चर को, थर्ड लेक्चर को स्टॉप करते हैं। फोर्थ लेक्चर से वी विल स्टार्ट फोल्ड्स ऑफ करकरेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू वेरी मच।